हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में इन डिटेल। एनपीएस के हर इंक्वायरी को कोशिश करेंगे पूरा कर सकें। एनपीएस के हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, कौन उसको करना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं, उसकी खास बातें क्या क्या है, उसका कंपैरिजन दूसरे फंड से कैसा है, क्यों ये करना चाहिए, एवरीथिंग कोशिश करें सब कुछ छूने का। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ शेयर करना है, बातें करनी है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आइए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा हमने कहा था वो है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है और पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए पहले इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही रखे हुए था, लेकिन बाद में इसको सभी के लिए खोल दिया गया है, यानी कि कॉमन टू ऑल। कोई भी इसमें अपना पैसा डाल सकता है और इस पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। अब इस स्कीम में कुछ बातें हैं, जैसे ये एक पोर्टेबल स्कीम है। पोर्टेबल मतलब ये जॉब के साथ साथ, अब लोकेशन के साथ साथ ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है 80CCD 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब कौन लोग हैं जिन्हें ये एनपीएस स्कीम करनी चाहिए? हालांकि जो भी वॉलंटरीली करना चाहता है, यानी जिसको पसंद है वो तो करे ही, लेकिन खास करके दो तबके हैं जिनको ये एनपीएस ज़रूर करना चाहिए। पहला तो वो है जो लोग कम रिस्क में अपना रिटायरमेंट सही करना चाहते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के समय पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिले, यानी पेंशन का फ़ायदा मिले, लेकिन जोखिम कम हो। तो उनके लिए एनपीएस से अच्छा दूसरा कोई स्कीम है ही नहीं। ये तो हो गए वो लोग। दूसरे वो लोग जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब में आप सबको पता है कि उसमें पेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट जॉब में टेक होम सैलरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब वो नौकरी कर रहा होता है इंसान, उस समय उसके घर ले जाने जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट कुछ नहीं। तो इसीलिए इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टेक होम सैलरी है उसका एक बड़ा हिस्सा एनपीएस में डाल दें, ताकि उनको 60 साल के बाद, यानी 60 के बाद से पेंशन मिलनी चालू हो सके। तो उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो टेंशन रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो ये दो तबके ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जिसको चाहे दिल करे वो तो करेगा ही। अब आते हैं कुछ फीचर्स। क्यों ये एनपीएस इतना बेहतर कहा जाता है, उसके कुछ फीचर्स मैंने सेट किए हैं। पहला है रिटर्न या इंटरेस्ट, जिसको बोल सकते हैं रिटर्न या इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन। चूँकि इक्विटी और डेब्ट मार्केट का कॉम्बिनेशन है एनपीएस, इसलिए रिटर्न्स थोड़े से बेहतर होते हैं बाकी नॉर्मल जो डेब्ट स्कीम उनसे, जैसे पीपीएफ से थोड़ा सा बेहतर मिले, क्योंकि पीपीएफ का सारा पैसा डेब्ट में जाता है, लेकिन एनपीएस का पैसा डेब्ट के साथ साथ थोड़ा सा इक्विटी में भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा रिटर्न इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद इट हैज़ ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ चेंज ऑफ फंड मैनेजर। मतलब अगर आपने जिस स्कीम में लिया हुआ है उस स्कीम का फंड मैनेजर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि ठीक से रिटर्न नहीं बन रहे हैं 1 साल 2 साल 5 साल, तो आप चाहे तो अपना फंड मैनेजर बदल सकते हैं, यहाँ तक कि अपना फंड भी बदल सकते हैं। तो ये सुविधा, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है एनपीएस में। दूसरा जो आता है वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि अब जैसे इक्विटीज़ में डर क्या होता है कि जिस समय हमारा शायद रिटायरमेंट होने वाले हों उस समय मार्केट का धड़ाम हो जाए, गिर जाए, तो क्या होगा हमारे पैसों का। बहुत से लोग इस बात से एनपीएस से डरते हैं कि पूरा एनपीएस का स्कीम मार्केट से रेगुलेटेड होता है, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टेड है, मार्केट रिटायरमेंट के टाइम में अगर गिर गया तो सारा पैसा चला जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से थोड़ा सा है, ऐसा पूरा का पूरा नहीं है। तो क्या है, इसको समझते हैं। एनपीएस स्कीम में कैप है। कैप मतलब मैक्सिमम 50 से 75% तक
का ही हिस्सा अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। दूसरा, जितना ज़्यादा आप रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ेंगे उतना उसी रेशियो के हिसाब से आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है वो घटता जाएगा, बेसिकली एट द रेट ऑफ 2.5 पर एनम, 2.5% पर एनम। इसके हिसाब से आपका जो एक्सपोजर है वो घटता जाएगा टुवर्ड्स इक्विटी, और टुवर्ड्स डेब्ट बढ़ता जाएगा। यानी जितना आप यंग रहेंगे इक्विटी ज़्यादा रहेगा, डेब्ट कम रहेगा, और जितना आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, 60 की तरफ जाएंगे, उतना आपका इक्विटी एक्सपोजर घटता जाएगा और डेब्ट बढ़ता जाएगा। जिन लोगों ने ऑटो लिया हुआ है, यानी कि ऑटो मोड लिया हुआ है अपने एनपीएस में। उसके बाद फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव इक्विटी एक्सपोजर कैपिंग इज 50%, यानी जो लोग 60 ईयर्स और उसके अबव है उनके लिए इक्विटी एक्सपोजर 50% है, ये कैपिंग है, यानी इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकते हैं। ऑल दिस डिक्रीजेज द वॉलेटिलिटी ऑफ द फंड। इन सब के कारण जो फंड का जो वॉलेटिलिटी है, यानी कि जितना हम अपने रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे और फंड ऊंचा नीचा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जितना कम एज आपका होगा फंड में वॉलेटिल हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन जितना आपका उम्र एज रिटायरमेंट की तरफ जाएगा उतना ही धीरे धीरे ये वॉलेटिलिटी घटता जाएगा और आपका फंड का सारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट में जाता रहेगा, इसलिए टेंशन कम होता रहेगा। लेकिन एनपीएस ही एक ऐसा स्कीम है जो बाकी सब फिक्स रिटर्न से बेहतर अर्न कर सकता है। अब आते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी यानी कि एनपीएस में टैक्स का बेनिफिट क्या है। टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 lakhs इज अवेलेबल अंडर 80C। 80C के तहत जो आपका 1.5 लाख का सुविधा है वो एनपीएस में मिलता है। साथ साथ सेक्शन 80CC D1 के तहत आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे भी ये मिलता है। सेक्शन 80CC DI में 10% ऑफ द सैलरी बट विद द लिमिट आपको ये छूट मिलेगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो खुद से एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए ये लिमिट है 20% ऑफ ग्रॉस इनकम, यानी 20% ऑफ ग्रॉस इनकम वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80CC D2 इट कवर्स एम्प्लॉयज एनपीएस कंट्रीब्यूशन विच विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 80C, यानी कि 80CC D में एम्प्लॉयड जो एनपीएस में डिडक्शन मांगेगा वो डिडक्शन 80C के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ये एडिशनल बेनिफिट है। दिस बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, उन लोगों के लिए ये नहीं है। अब आते हैं क्या, मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन विल बी द लोएस्ट ऑफ दिस 3 जो मैं बोलने वाला हूँ, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब में हैं, उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट मिलेगा टैक्स का वो बताते हैं। एक्चुअल एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एनपीएस में एम्प्लॉयर कितना दे रहा है वो। दूसरा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तीसरा ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एलिजिबल होगा टैक्स बेनिफिट के लिए। क्लियर आई थिंक। एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80CC D1B, इसके यानी कि 80CC D1B के तहत 50,000 का एक्स्ट्रा छूट मिलता है ये सबको, ऑल इन ऑल। यानी कि 80CC में डायरेक्टली नॉर्मल किसी भी इंसान को जो बेनिफिट मिलेगा वो है 80C के अंतर्गत 1.5 लाख और 80CC D1B के तहत 50,000 का एडिशनल एनपीएस टैक्स बेनिफिट। बाकी सब जो है वो है पर्टिकुलर खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड उनके लिए हैं। तो इसका मतलब एनपीएस का टोटल सबके लिए टैक्स बेनिफिट बना कितना, 2 लाख का, काफ़ी है। अब आते हैं क्या, विड्रॉल रूल्स आफ्टर 60। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे लगाना तो बड़ा आसान है, पैसे सबने लगा दिए, लेकिन निकालने का नियम क्या है वो जाने बिना पैसा लगाना बेवकूफ़ी हो सकती है। तो पहले जान लेते हैं कि विड्रॉल का रूल क्या है आफ्टर 60। 60 से पहले तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, 60 जब आपका हो जाएगा तब आप निकाल सकते हैं। कैसे? यू कैनॉट विड्रॉ द एंटायर कॉर्पस आफ्टर एनपीएस मैच्योरिटी। आप एनपीएस के मैच्योरिटी के बाद पूरा कॉर्पस नहीं निकाल सकते।
ये नॉर्मल नियम है। दूसरा, फ्रॉम द टोटल कॉपस, जितना भी आपका बनेगा, जितना भी आपका कॉपस बना, अमाउंट बना, उसमें से 40% आपको इस्तेमाल करना होगा किसी भी जीवन बीमा कंपनी से एन्युइटी खरीदने के लिए। यानी कि आपको आपका जो भी पैसा होगा, अगर 1 करोड़ हुआ तो 40 लाख का आपको एन्युइटी कम से कम खरीदना होगा। आप ज़्यादा का भी खरीद सकते हैं, लेकिन 40% जो अमाउंट रहेगा उससे आपको एन्युइटी खरीदना होगा, जिससे आपको पेंशन मिलेगा। बाकी जो 60% है वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। 60% में से 40% टोटली टैक्स फ्री है, लेकिन 20% पे टैक्स लगता है। 20% पे टैक्स लगता है। और एक बात, अब ये जो आपको एन्युइटी के बाद जो पेंशन मिलेगा, इस पेंशन पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। यानी हर महीने जो आपको अपने ही पैसे से एन्युइटी लेने के बाद जो पेंशन मिलेगा, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा हर साल। तो हमने क्या समझा? विड्रॉल एक साथ में पूरा का पूरा अमाउंट आप नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन में, क्राइटेरिया में हो सकता है, कुछ अर्जेंट नीड के कारण। नॉर्मल क्या है, विड्रॉल आप पूरा अमाउंट नहीं कर सकते, फर्स्ट। सेकंड, जितना भी आपका विड्रॉल होगा, यानी कि जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, सोचिए 1 करोड़ का आपका मैच्योरिटी अमाउंट हुआ, तो 1 करोड़ का 40% यानी कि 40 लाख रुपए से आपको कम से कम, इस 40 लाख रुपए से आपको किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युइटी खरीदना होगा, जिस पे आपको साल में 6% के दर से पेंशन मिलेगा, जो हर महीने डिवाइड होकर आएगा। और इस पेंशन पे भी आपको टैक्स देना होगा हर साल। ये हुआ। अब अगला जो 60% बचा, यानी 60% बचा, अगर 1 करोड़ है तो 60 लाख रुपए बचे, इसमें से 40% यानी कि 40 करोड़ वो टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो 20% और बचते हैं इस 60 में, वो 20% टैक्सेबल है। तो 40% टोटल में से गया एन्युइटी में, कम से कम 20% आप निकाल सकते हैं जो टैक्सेबल है, और 40% जो भी आप निकाल सकते हैं टैक्स फ्री है। क्लियर? नाउ अर्ली विड्रॉल। अब कभी ऐसा हुआ कि विड्रॉल 60 के बाद नहीं, 60 से पहले ही करना है, आपके पैसे आपको ज़रूरत पड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? एज इट इज़ अ पेंशन स्कीम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट टिल रिटायरमेंट। चूँकि ये पेंशन स्कीम है तो रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बट किसी कारण से आपको पैसे निकालने पड़े, सो यू कैन विड्रॉ अप टू 25% फॉर सर्टेन पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। यानी 3 साल आपने कम से कम अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप 25% निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस क्या होंगे? चिल्ड्रंस वेडिंग, हायर स्टडीज़, बिल्डिंग और बाइंग अ होम, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ या फैमिली, इस तरह के कुछ ज़रूरी जो काम है उनके लिए आप ये पैसे निकाल सकते हैं। बट विड्रॉल कितने मिलेंगे? 3 विड्रॉल अप टू 3 टाइम्स विद अ गैप ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि आपको 3 विड्रॉल की सुविधा मिलेगी 5-5 साल के गैप में। यानी कि हर विड्रॉल के बाद 5 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये 3 विड्रॉल के लिए 15 साल लगेंगे। नाउ दीज रेस्ट्रिक्शंस आर ओनली ऑन टायर 1 एंड नॉट टायर 2। यानी कि आपको पता होगा एनपीएस में 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, एक है टायर 1, दूसरा टायर 2। टायर 1 के लिए ये सारे नियम हैं, ये सारे कंडीशन। टायर 2 इज़ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अकाउंट टाइप। एनपीएस का इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अकाउंट है, उसमें पैसा आप रख सकते हैं, कभी निकाल सकते हैं। इट्स लाइक ए म्यूचुअल फंड। तो एनपीएस का टायर 2 को एक म्यूचुअल फंड की तरह हम लोग देख सकते हैं, उसी तरह से उसका डीलिंग होता है। लेकिन टायर 1 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब इक्विटी एलोकेशन रूल्स। इक्विटी एलोकेशन का रूल क्या क्या है इसमें? मैक्सिमम 75% इक्विटीज़ के लिए इन्वेस्ट हो सकता है। इस इक्विटी एलोकेशन में 2 स्कीम है, एक है ऑटो चॉइस, दूसरा एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में आप जब ऑटो चॉइस पे क्लिक कर देते हैं इस इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज पर एज। यानी कि जो स्कीम है वो ऑटोमेटिकली आपके एज देखकर, आपके एज के हिसाब से आपका रिस्क प्रोफाइल तय करती है और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देती है।
जितना ज़्यादा आप एजेड होते जाएंगे उतना लो रिस्क प्रोफाइल आपका बनता जाएगा और उतना इक्विटी पोर्शन घटता जाएगा, डेट पोर्शन बढ़ता जाएगा। अगर आपने एक्टिव चॉइस चूज़ किया है इन्वेस्टमेंट का, तो आपके ऊपर दारोमदार होगा कि आप कितना प्रोपोर्शन इक्विटी, कितना प्रोपोर्शन डेब्ट और कितना प्रोपोर्शन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहते हैं, ये आप तय करेंगे। अब आते हैं क्या, ऑप्शन टू चेंज द स्कीम और फंड मैनेजर। ये एक आपके पास स्कीम होता है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से फंड्स होते हैं। यानी कि पेंशन फंड में, पेंशन स्कीम में, इस एनपीएस में बहुत सारे फंड्स हैं। पहला एलआईसी पेंशन फंड, दूसरा एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। ये टोटल 8 कंपनीज हैं जो जिस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, टोटल 4 एसेट्स हैं। एसेट्स यानी कि किस किस क्लास में आपका पैसा लगेगा। 4 एसेट हैं। पहला है इक्विटी जिसका मैक्सिमम कैपिंग है 75%। दूसरा है कॉर्पोरेट डेब्ट एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जिसका कैपिंग है 100%। आप चाहे तो 100% उसमें लगा सकते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसका भी मैक्सिमम कैपिंग है 100%। आप चाहे तो उसमें सारा पैसा लगा सकते हैं। चौथा जो है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट लाइक CMBS, MBS, REITs, इन्वेट्स, ये सब जो अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये था टोटल एनपीएस के बारे में एक डिटेलिंग। अब एनपीएस का खाता कैसे खुलवा सकते हैं ये शॉर्ट में बता देते हैं। हाउ टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए 2 तरीके हैं, एक है ऑफलाइन प्रोसेस, दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या करना है, टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट ऑफलाइन मैनुअली आपको किसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाना होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ सर्विस, जैसे कोई बैंक हुआ जहाँ पे एनपीएस की सुविधा मिलती है, वहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद आपको एक एनपीएस का फॉर्म लेना है, लेने के वो फिलअप करके जमा देना है। वंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम 500 रुपये डालना होगा। डालने से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू होगा और उसके साथ साथ आपका PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट होगा जो आपके एड्रेस में आ जाएगा। आप चाहे तो फिजिकल ले सकते हैं कार्ड या ई कार्ड भी ले सकते हैं जो आपके अकाउंट जो आपके ईमेल में आ जाएगा। तो बेटर है कि एक फिजिकल कार्ड भी हो। नाउ अब जो फिजिकल PRAN आएगा, दिस नंबर एंड द पासवर्ड इज सील्ड वेलकम किट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेट अकाउंट, यानी कि आपके घर पे आपके एड्रेस पे एक सील्ड पैकेट आएगा जिसमें वेलकम किट रहेगा, पासवर्ड रहेगा, जिससे आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी 125 रुपये इस प्रोसेस के लिए आपको लगेंगे। तो ये था ऑफलाइन प्रोसेस। दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको enps.nsdl.com के साइट में जाना होगा। जाकर आपको अपना अकाउंट को लिंक करना होगा, पैन, आधार, मोबाइल डालना होगा और OTP के द्वारा आपका ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका एनपीएस अकाउंट बन जाएगा। अब एनपीएस अकाउंट में कुछ आपकी स्कीम के साथ साथ इसका थोड़ा सा रिलेशन दिखा देते हैं, एक कंपैरिजन। एनपीएस ने कितना इंटरेस्ट जनरेट किया, कितना लॉक इन पीरियड है और रिस्क कैसा है। पहला एनपीएस का जो रिटर्न है वो है 8 से 10% अभी तक जो होता आया है। इसका लॉक इन है टिल रिटायरमेंट। और रिस्क इसका कैसा है, जैसे मार्केट का रिस्क का वैसे ही। दूसरा है ELSS ने नॉर्मली 12 से 15% रिटर्न दिया है और ये एक्सपेक्टेड है। 3 इयर्स इसका लॉक इन पीरियड है जो सबसे लीस्ट है, यानी सबसे कम है टिल डेट। सबसे लोएस्ट लॉक इन पीरियड वाला इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट का कोई है तो वो है ELSS। इसका रिस्क भी क्या है, मार्केट रिलेटेड रिस्क। PPF 7.1% गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है हर साल। 15 इयर्स का इसका लॉक इन है और रिस्क फ्री है ये। FD 7 to
9%, हालांकि अभी थोड़ा घट गया है, लेकिन नॉर्मली 7 to 9% इसका गारंटीड इंटरेस्ट रहता है। 5 ईयर्स इसका लॉक इन पीरियड होता है, ये भी रिस्क फ्री होता है, लेकिन सबके टैक्स लाइबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं, तो टैक्स लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करना होगा। तो ये है एनपीएस के बारे में एक डिटेलिंग, जिसको आप समझ के कर सकते हैं इसको क्या करना चाहिए। लेकिन एनपीएस में करने से पहले आप लोगों को इसके अच्छाई और बुराई यानी कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को दोनों को देखना चाहिए। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एनपीएस के नेगेटिव्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ताकि अब देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो, कोई भी प्लान हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। कुछ लोग वो सूट कर सकते हैं, कुछ लोग सूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपको करना है। तो इस वीडियो में मैंने सारी अच्छी बातें कही हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एनपीएस को लेकर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। हर अच्छी चीज़ अच्छी होगी ज़रूरी नहीं, और हर ख़राब चीज़ ख़राब होगी ज़रूरी नहीं। तो देख समझ के करना है, इसका मतलब यह है कि देख समझ के करना है। और मुझसे पूछेंगे कि ये करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो ऑब्वियसली आपको इस पे जाना चाहिए, और आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जहाँ पे आपको अभी भी पेंशन मिल सकती है या मिल रही है या आपका कंपलसरी है, तब तो ओके है। लेकिन और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, सिर्फ एनपीएस नहीं है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ही वीडियोज़ में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। टॉप 10 सेविंग्स के बारे में बात किया है, तो उन पे भी आप ध्यान दीजिए। तो सिर्फ एनपीएस ही एक स्कीम नहीं है, खाली इतना हम बोलना चाहेंगे। जितना हो सके लॉक इन से दूर रहें, कम से कम लॉक इन वाला ही अच्छा होता है, क्योंकि आपके पैसे आपके काम आएंगे आपकी ज़रूरत के समय। तो स्टिल एनपीएस इज़ अ गुड स्कीम। नेक्स्ट वीडियो में एनपीएस के कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और नए नए वीडियोस भी आएंगे, तो ज़रूर देखते रहिए। बी इन द सेफ जोन, और टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।